चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया टॉपिक। नया टॉपिक है हमारा परक्यूजाइड्स दैट आर फुल्ली एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। मतलब वही हम उन सारे परक्यूजाइड्स को डिस्कस करेंगे जो एक एम्प्लॉय को मिले और वो भी एग्जेम्प्ट हो जाए। मतलब इनकम टैक्स के लिए हम उसके ऊपर उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, मतलब उसकी कमाई होगी लेकिन उसके ऊपर उसको टैक्स नहीं देना है। ठीक है, अब देखिए तो क्या है, द फॉलोइंग पर्क्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स इन ऑल केसेस एंड हेंस नॉट इंक्लूडेबल। अभी जो हम डिस्कस करेंगे ये कुछ हम यहाँ पर 10-12 ठो अलग अलग परक्विजाइट्स के बारे में जानेंगे। ये वो परक्विजाइट्स है जो एक एम्प्लॉय को मिल रही हैं और एम्प्लॉय जो है उसके ऊपर टैक्स नहीं देगा, बिकॉज दीज परक्विजाइट्स आर फुल्ली एग्जेम्प्ट। ठीक है, तो चलिए लिखिए आप लोग इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, मेरे साथ साथ लिखिएगा, हम इसको डिस्कस भी करते जाएंगे और समझ से भी चले जाएंगे। चलिए लिखिए पहला पॉइंट, टेलीफोन प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर। टेलीफोन प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय एट हिज रेसिडेंस। जी हाँ, अगर टेलीफोन की सुविधा प्रोवाइड की गई है कहां पर, उसके घर पे, एट हिज रेसिडेंस। किसने प्रोवाइड कराया, एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड कराया, तो ये हमेशा क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। समझ में आ गया। उसके बाद दूसरा पार्ट, कभी कभी क्या होता है ना कि जो एम्प्लॉयर है उसका कुछ दुकान है, कुछ सामान है, सामान बेचने का उसका काम है। वो क्या करता है, अपने खुद के एम्प्लॉय लोग को कंसेशन रेट पे सामान बेच देता है। ठीक है, तो अगर उसने कंसेशन रेट पे अगर सामान बेचा अपने ही एम्प्लॉय को, तो उस केस में वो आपका एग्जेम्प्ट होगा। उदाहरण के तौर पे आप लोग समझिए कि मान लीजिए कि मेरी एक दूध की फैक्ट्री है, मैं दूध की पैकेट बेचता हूँ, दूध के सारा सामान बेचता हूँ, जैसे एक अमूल। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, जो दूध मार्केट में 50 रुपए में बिकता है, मैं अपने एम्प्लॉय लोगों को 45 रुपए में बेचता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने गुड्स को अपने एम्प्लॉय को कंसेशनल रेट पर बेचा। तो ये जो ऐसा कुछ सिनेरियो होगा, वो सिनेरियो क्या हो गया, परक्विजिट तो मिला, तो ये परक्विजिट आपका क्या है, ये परक्विजिट आपका फुल्ली एग्जेम्प्ट है। ठीक है, तो चलिए लिखिए, गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड बाय एन एम्प्लॉयर, बाय एन एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉइज, टू हिज एम्प्लॉइज एट कंसेशनल रेट्स, एट कंसेशनल रेट्स। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हैं, गुड्स सोल्ड एट कंसेशनल रेट्स। अगर एक एम्प्लॉयर अपने ही एम्प्लॉय को गुड्स बेचे, सस्ते दाम में बेचे, तो उसको हम परक्विजाइट्स मानेंगे, बट वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा, कोई टैक्स का एक्स्ट्रा बर्डन एम्प्लॉय के ऊपर नहीं जाएगा। समझ में आ गया। अब मान लीजिए कि एक एम्प्लॉयर है, वो एम्प्लॉयर ट्रांसपोर्ट बिजनेस में है। ठीक है, तो अगर वो अपने एम्प्लॉय लोगों को ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। समझ में आ गया आपको। जैसे मान लीजिए कि हमारी एक ट्रांसपोर्ट की एक बस है, हम बस में लोगों को सफर कराते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट समझ लो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने ही जो एम्प्लॉय है उनको मेरी ही बस में फ्री में सफर करवाता हूँ। समझ में आ गया आपको। तो ये जो ऐसा कुछ सिनेरियो हो जाएगा, यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, परक्विजिट तो मिल रहा है, लेकिन इसको एग्जेम्प्ट रखा जाएगा। तो चलिए फटाफट लिखिए मेरे साथ आप लोग, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर, प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर engaged in the business, engaged in the business of carrying passengers or goods to his employees, to his employees
if amount was recovered from the employees at rate in which it is offered to the public. उसके अलावा अगर एम्प्लॉयर का क्लब है, ठीक है, और वो अगर वो क्लब की फैसिलिटी अगर अपने एम्प्लॉई लोगों को देता है, तो फिर वो आपका क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, प्रोवाइडेड वो जो सर्विस दे रहा है क्लब की, वो सिर्फ कुछ ही एम्प्लॉय तक सीमित नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या, वो इन जनरल सारे एम्प्लॉय को देगा। जैसे मान लीजिए बहुत सारी कंपनियों में क्या होता है ना, वहां पर जिम वगैरह बना के रखते हैं, या कुछ स्पोर्ट्स टेनिस क्लब ऐसा बना के रखते हैं। उनके एम्प्लॉय लोग अगर जिम ज्वाइन करना है, और जिम जाओ, आप यूज करो, आपको टेनिस जाना है, आप टेनिस कोर्ट में जाकर टेनिस प्ले करो। तो ये सब जो फैसिलिटी दे रही है ना कंपनियां, एम्प्लॉयर अगर देता है ऐसा कुछ, तो भी आपका एग्जेम्प्ट होता है। क्या होगा आपका, इसे हम कहते हैं रिक्रिएशनल फैसिलिटीज। अगर एक एम्प्लॉयर देता है अपने एम्प्लॉय को, तो आपका क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कंटिन्यू करके लिख सकते हैं, इंक्लूडिंग क्लब फैसिलिटीज, इंक्लूडिंग क्लब फैसिलिटीज एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉयज इन जनरल। जी हाँ, जनरली सारे एम्प्लॉय के लिए अगर ऐसा हो तो ठीक, वो सिर्फ कुछ सीमित लोगों तक नहीं होना चाहिए, सीमित एम्प्लॉय तक नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा अगर मान लीजिए एम्प्लॉयर आपकी ट्रेनिंग के लिए अगर कुछ खर्चा करता है, जैसे मान लो पेड फॉर रिफ्रेशर मैनेजमेंट कोर्स, ठीक है, या आपका बोर्डिंग का खर्चा या लॉजिंग का खर्चा, आपके ट्रेनिंग के लिए आपको कहीं भेजा, आपको एक्स्ट्रा कुछ ट्रेनिंग दिलाई गई, आप वहां पर रुके, आप वहां पर खाना खाए, ये सब सारा जो ट्रेनिंग का पैकेज है, इसका अगर कुछ हो रहा है कुछ, और एम्प्लॉयर अगर वो सारा खर्चा पे करता है, तो वो सारा को हम क्या कहेंगे, परक्यूट तो मानेंगे लेकिन एग्जेम्प्ट मानेंगे। मतलब मान के चलो, आपको आपकी कंपनी दिल्ली भेजी 7 दिन का प्रोग्राम करने के लिए। वो आपका कैसा प्रोग्राम था, वो आपका था रिफ्रेशर मैनेजमेंट कोर्स। ठीक है, उस कोर्स का जो भी पैसा है, वो आपका रहने का खाने का खर्चा जो है, वो ये सारा का सारा खर्चा, ये क्या है आपके लिए, परक्विजिट्स है, लेकिन उसको हम एग्जेम्प्ट बोलेंगे। आपके हाथ में वो एग्जेम्प्ट होगा, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग के ऊपर जो एम्प्लॉयर खर्चा कर रहा है, वो इसीलिए कर रहा है ताकि आप और एडवांस्ड होगे और आप उसी एम्प्लॉयर को फायदा पहुंचाओगे। दैट्स व्हाई ये आपके लिए एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, अमाउंट स्पेंट बाय द एम्प्लॉयर, अमाउंट स्पेंट बाय द एम्प्लॉयर on training of employees, on training of employees including expenses on boarding and lodging, boarding and lodging, तो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। दूसरा एग्जाम क्या हो सकता है कि मान लीजिए अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का कोई जज है और उसको अगर रेंट फ्री अगर घर दिया जाए, तो वो उसके लिए एग्जेम्प्ट होगा। तो रेंट फ्री ऑफिशियल रेसिडेंस, ऑफिशियल रेसिडेंस टू अ जज ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को अगर रेंट फ्री घर दिया जाए रहने के लिए, तो वो उसके लिए परक्विजिट्स है लेकिन एग्जेम्प्ट होगी। ठीक है, उसके अलावा कुछ मेडिकल फैसिलिटीज अगर प्रोवाइड की जाए, तो यस वो भी आपकी एग्जेम्प्ट होंगी, लेकिन उसमें कुछ लिमिट होती हैं। बट आप लोग ऐसे लिखिए,
provisions of medical facilities subject to limit, subject to limit। इसको हम डिटेल में आगे देख लेंगे। कुछ लिमिट तक अगर आप उसको मेडिकल फैसिलिटीज दे रहे हो तो यस वो भी आपकी एग्जेम्प्ट होगी। किसके हाथ में? एम्प्लॉय के हाथ में। ठीक है। अच्छा, अब आ गया आप लोगों का फेवरेट, या फिर मैं से कहूं पूरे इंडिया का सबसे फेवरेट पार्ट। जी हाँ, और वो है टी एंड स्नैक्स। क्या होता है, चाय के बिना इंडिया में लोग ऐसे हैं जो काम ही नहीं कर पाते। मतलब ये उनके लिए एक एनर्जी बूस्टर का काम करती है। तो बहुत बार जो कंपनियां होती हैं, जो एम्प्लॉयर होते हैं, वो अपने स्टाफ लोगों के लिए, अपने एम्प्लॉय लोगों के लिए चाय नाश्ता पानी का बंदोबस्त करते हैं। एम्प्लॉय जाता है, चाय पीता है, कैंटीन से आ जाता है। एम्प्लॉय जाता है, चाय के साथ कुछ स्नैक्स खा लेता है, आ जाता है। तो ये सब क्या है? ये सब भी एक नेसेसिटी है एम्प्लॉय लोगों को देने के लिए। क्योंकि दिन भर 8-8, 10-10 घंटा, 12 घंटा काम करते करते एम्प्लॉय भी बेचारा बैटरी डाउन हो जाती है उसकी। तो उसको बीच बीच में हर 2-3 घंटे बाद उसको क्या होता है, चाय का ब्रेक मिल जाए तो उसको फिर से एनर्जी आ जाती है, वो काम कर सकता है। तो इस चीज को इनकम टैक्स वाले ने समझा कि भाई ये तो बहुत ही कॉमन सा चीज है। और इंडिया में मतलब एक छोटी से छोटी दुकान भी क्यों ना हो, वो यूजुअली अपने स्टाफ लोगों के लिए भी और खुद के लिए भी हर एक ब्रेक में, रेगुलर इंटरवल में चाय बिस्किट वगैरह का बंदोबस्त करता है। तो इसको भी क्या है, एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला है एम्प्लॉय को, बट हम इसको टैक्सेबल नहीं करेंगे, उसको हम एग्जेम्प्ट ही रखेंगे। तो टी एंड स्नैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। क्योंकि हम चाहते हैं कि आप वर्किंग आवर्स में ही आप इनको पिलाओ, क्योंकि वो पी के फिर से दोबारा काम पे लग जाएंगे। तो ये आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, फ्री मील, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, फ्री मील्स। लेकिन ये कहां पर होना चाहिए? ये भी आपका वर्किंग आवर में होना चाहिए, प्रोवाइडेड ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। लेकिन अब फ्री मील का दिक्कत कहाँ आएगा बताओ? फ्री मील का अगर आप मान लीजिए, अगर आप नॉर्मल जगह पे रहते हो तब तो खाने का कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद का खाना खुद अरेंज कर लोगे, या फिर आपको वहीं से आसपास में सब कुछ खाने पीने का बंदोबस्त हो जाएगा। लेकिन अगर आप कोई रिमोट एरिया में हो, दूर दराज के एरिया में हो, तो वहां पर तो खाना अरेंज करवाना बहुत जरूरी है। तो इसको लिखिए आप कंटिन्यू करके, इन अ रिमोट एरिया और एन ऑफ शोर इंस्टॉलेशन। दूर दराज के एरिया में अगर आपको खाने का फ्री मील का बंदोबस्त हो और वो भी आपका वर्किंग आवर्स में हो, तो यस वो आपका क्या होगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मतलब अगर आपको डेली का मान लीजिए 200 रुपए का खाना भी मिल रहा है, तो 200 रुपए आपके लिए परक्विजिट्स है, लेकिन टैक्सेबल नहीं है, कंप्लीटली एग्जेम्प्ट है। ठीक है। बहुत बार क्या होता है, इंडियन गवर्नमेंट का कुछ एम्प्लॉय इंडिया के बाहर जाके काम करता है और उसको सरकार क्या देती है, बेनिफिट्स देती है इंडिया के बाहर भी। मतलब मान के चलो कि अगर आज कोई एक इंडिया का गवर्नमेंट का कोई एक ऑफिशियल है जिसको बाहर लंदन जाके भिजवाया गया कि तुम जो वहां जाके काम करो, तो वहां जब वो गया तो वहां पर लंदन में उसके लिए घर अरेंज किया गया, और उस घर का भाड़ा भी कौन दे रहा है, भारत सरकार दे रही है। तो उस एम्प्लॉय को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला, बट स्टिल उसके लिए वो एग्जेम्प्ट होगा, क्योंकि वो भारत सरकार का कर्मचारी है और भारत सरकार के ऑर्डर पे ही बाहर जाके काम कर रहा है। तो आप क्या लिख सकते हो इसको? आप लिख सकते हो परक्विजिट्स अलाउड, परक्विजिट्स अलाउड आउटसाइड इंडिया। इंडिया के बाहर अगर आप उसको कुछ भी एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहे हो, हम माफ कर देंगे, प्रोवाइडेड बाय, लेकिन क्या, कौन देगा वो? बाय गवर्नमेंट। किसको देगा? टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया। इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, इंडिया का नागरिक होना अनिवार्य है। और उसको क्यों दे रहा है? क्योंकि वो इंडिया के बिहाफ में सर्विस दे रहा है इंडिया के बाहर, फॉर रेंडरिंग सर्विस आउटसाइड इंडिया। तो यस वो आपका क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उसके ऊपर कोई भी टैक्स आपको देना नहीं पड़ेगा। बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद और क्या हो सकता है, मतलब और कौन सा परक्विजिट्स है जिसको हमको मिले बट वो टैक्स देना ना पड़े, वो एग्जेम्प्ट हो? बताओ, क्योंकि हम ये सब चीज को अच्छे से जानना चाहते हैं। क्योंकि कल आप अगर आप भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करोगे, तो आप इन सारे एलिमेंट को देखना है, ऐसे परक्विजिट्स कितने आपको मिल रहे हैं, क्योंकि ये सारे परक्विजिट्स आपको एक्चुअली बेनिफिट पहुंचाएंगे पर्सनल लेवल पे, बट आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा।
तो जो ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ज्यादा परक्विजिट्स दे आपको, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा। क्यों? क्योंकि आपका कमाई भी होगा और आपको टैक्स भी देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए अच्छे से देखिएगा इस चीज को। आगे और क्या है, अगर मान लीजिए आपका एम्प्लॉयर आपके बिहाफ में प्रोविडेंट फंड में अगर पैसा जमा करे, तो यस, वो भी आपके लिए क्या है, आपके लिए परक्विजिट्स है और वो एग्जेम्प्ट होगा। लिखिए इसको, सम पेएबल बाय एन एम्प्लॉयर, बाय एन एम्प्लॉयर किसको पैसे देगा? टू अ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होना जरूरी है। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होगा तो भैया उसका कोई भरोसा नहीं है, हम उस पर बेनिफिट नहीं देंगे। या फिर और कहां दे सकता है आपका एम्प्लॉयर? अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड में। जी हाँ, अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड, ये भी एक प्रकार से फंड है जो फ्यूचर में आपको बेनिफिट देगा। अगर ऐसे फंड में, और याद रखिएगा ये फंड भी आपका क्या है, अप्रूव्ड है, मतलब भारत सरकार द्वारा ये अप्रूव्ड है, तो भैया आपके एम्प्लॉय का, जो एम्प्लॉयर पैसा दे रहा है, वो एम्प्लॉय के हाथ में परक्विजिट्स है लेकिन एग्जेम्प्ट है। समझ में आ गया आपको? कभी कभी क्या होता है, आपका जो एम्प्लॉयर है वो अपने जितने भी एम्प्लॉय हैं, सारे एम्प्लॉय का एक साथ ग्रुप बना के इंश्योरेंस करवा देता है। अब आप खुद सोचिए, आपकी जान की इंश्योरेंस आपके कंपनी ने करवा दी, आपको अलग से बर्डन पालना नहीं पड़ा। कल अगर कुछ आपको हो जाए तो आपके घर वालों को इंश्योरेंस कंपनी से बेनिफिट मिल जाएगा। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, वो खुद की जो कमाई होती है उस कमाई से खुद की इंश्योरेंस कराते हैं ताकि अपने फैमिली को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन कंपनियां, जो एम्प्लॉयर हैं, वे लोग क्या सोचते हैं, क्यों ना हम एक साथ पूरे ग्रुप में सारे एम्प्लॉय लोगों का इंश्योरेंस करा दें, क्योंकि फ्यूचर में कल कुछ भी अनहोनी हो सकती है किसी भी एम्प्लॉय के साथ। और अगर कल किसी एम्प्लॉय के साथ कुछ अनहोनी हो गई तो उसके जाने के बाद उसके परिवार की रक्षा करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। और उसका परिवार हमारे पास जब आएगा उम्मीद लेकर कि हम उसकी सपोर्ट करेंगे, तो भैया हम कितने एम्प्लॉय लोगों को लाखों रुपया का बेनिफिट देंगे। तो इसीलिए जो एम्प्लॉयर होते हैं वो क्या करते हैं, सारे एम्प्लॉय लोगों को मिलाकर एक ग्रुप में इंश्योरेंस करा लेते हैं। तो अगर वो इंश्योरेंस का पैसा अगर वो दे रहे हैं तो इनडायरेक्टली आपको, मतलब आप कौन, आप एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को बेनिफिट मिल रहा है और वो भी एक्स्ट्रा मिल रहा है, अदर देन सैलरी मिल रहा है। तो हेंस ये भी आपका परक्विजिट्स है। लेकिन ये इंश्योरेंस के लिए किया गया है, एक अच्छे कॉज के लिए किया गया है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, एग्जेम्प्ट करेंगे, टैक्सेबल नहीं करेंगे। लिखिए, employers contribution, employers contribution to staff group insurance scheme। समझ में आएगी? उसके बाद लीव ट्रैवल कंसेशन। जी हाँ, इसको भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अगर लीव ट्रैवल कंसेशन मिल रहा है तो वो भी आपका एग्जेम्प्ट होगा, सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस, सब्जेक्ट टू सेक्शन 10 सब सेक्शन 5। जी हाँ, सेक्शन 10 सब सेक्शन 5 में जो कंडीशन दी गई है, अगर आप उसको कंप्लाई कर दो तो यस, उसके अकॉर्डिंगली आपको लीव ट्रैवल कंसेशन आपको मिलेगा, लेकिन वो एग्जेम्प्ट होगा। इस पॉइंट को हम आगे डिटेल में पढ़ लेंगे, अभी के लिए इतना इसको समझो। और क्या हो सकता है भैया जो हमको मिले लेकिन हमको उसके ऊपर टैक्स न देना पड़े, उसको हम एग्जेम्प्ट माने? जी हाँ, बहुत कुछ है, लिस्ट अभी और है, ये तो सिर्फ आधी हुई है। फटाफट हम इसको आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए अगर आपका प्रीमियम पे किया गया, प्रीमियम फॉर पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी, पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी। जी हाँ, कल ना मान लो आपका एक्सीडेंट हो जाए, आप कौन, एम्प्लॉय, कल ना आपका एक्सीडेंट हो जाए और आगे कुछ दिक्कत हो जाए, तो आपका एम्प्लॉयर क्या करता है, आपके नाम का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी करवा देता है। तो उस इंश्योरेंस पॉलिसी का जो भी प्रीमियम होगा, वो प्रीमियम तो आपको देना नहीं पड़ा। अगर आप खुद से कराते तो आपको देना पड़ता, लेकिन यहां पर किसने पेमेंट कर दिया, एम्प्लॉयर ने किया। अगर एम्प्लॉयर ने किया तो ये आपके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट, हेंस ये भी आपका परक्विजिट है। लेकिन टैक्सेबल तो कर देते, लेकिन ये तो नोबल कॉज है, आपकी लाइफ की सुरक्षा की बात है, इंश्योरेंस की बात है, और हम
इंडिया गवर्नमेंट चाहते हैं कि इंश्योरेंस सेक्टर को प्रमोट करें, तो इसीलिए इस वाले पार्ट को भी हम क्या करेंगे, एग्जेम्प्ट कर देंगे। बोलो तारा रारा, मजा आ गया। उसके बाद अगर आप गौर से देखोगे तो ये सारा का सारा एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए खर्चा किया जा रहा है, जहां पर एम्प्लॉय को रीजनेबल बेनिफिट हो, एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं हो। अगर जहां पर एक्स्ट्रा बेनिफिट दिखना शुरू हो जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तब फिर वो टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर देगा। तो ये बहुत ही बेसिक सा जरा चीज है, आप लोग ध्यान रखिएगा क्राइटेरिया। और क्या हो सकता है, यस, सर्व शिक्षा अभियान, वेरी गुड, फ्री एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉय, वो अपने एम्प्लॉय के बच्चों को फ्री एजुकेशन फैसिलिटी दे रहा है। कहां दे सकता है, या तो ऐसा इंस्टीट्यूशन में दे सकता है जो उसका खुद का हो, या फिर ऐसा जिसको वो खुद मेंटेन करता हो। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो वैल्यू है वो 1000 पर मंथ होनी चाहिए पर चाइल्ड। इसको कंटिन्यू करते हैं, चलिए लिखिए, फ्री एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉय, प्रोवाइडेड टू चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉयज कहां देगा वो, इन एन इंस्टीट्यूशन, इन एन इंस्टीट्यूशन ओन्ड और मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर। मतलब एम्प्लॉयर खुद उसको ओन करके रखा है उस स्कूल वगैरह को, या फिर उसको मेंटेन करता होगा। लेकिन जो कॉस्ट है, यस ये इंपॉर्टेंट है, प्रोवाइडेड द कॉस्ट डज नॉट एक्सीड, जो वैल्यू का बेनिफिट उनको दे रहा है, डज नॉट एक्सीड ₹1000 पर मंथ पर चाइल्ड। याद है आपको ऐसे कुछ एजुकेशन अलाउंसेस था, ₹100 पर मंथ, बट यहां पर उस चीज को कंपनसेट किया गया, ₹1000 पर मंथ दिया गया। और एक मजे की बात, बल्ले बल्ले क्या, यहां पर देर इज, एक नोट लिख लो आप लोग, क्या, देर इज नो लिमिट, किसके ऊपर लिमिट, बच्चों के ऊपर, यस, नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अगर आपके 25 बच्चे हैं तब भी आपको सबका बेनिफिट मिल जाएगा, कुछ नुकसान नहीं होगा। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। और एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या दे सकता है एम्प्लॉयर, आप खुद सोचिए। कभी कभी क्या होता है कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आपको जरूरत पड़ती है पैसों की, आप अगर बैंक जाते हो, आपको लोन नहीं मिलता जल्दी से, तो आप अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन से, अपने ही एम्प्लॉयर से रिक्वेस्ट करते हो, भैया आप हमको कुछ इंटरेस्ट फ्री लोन दे दीजिए, या फिर कमती ब्याज दर पे लोन दे दीजिए, कंसेशन रेट पे लोन दे दीजिए। तो अगर आपको आपके एम्प्लॉयर के तरफ से ऐसा कुछ लोन मिले जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना ना पड़े, या फिर इंटरेस्ट भी देते हो तो मार्केट रेट से कम देना पड़े, तो वो आपके लिए क्या हो गया, आपके लिए परक्विजिट हो गया। लेकिन यहां पर कभी एक एम्प्लॉय अगर लोन लेगा, तो इमरजेंसी केस में लेगा, तो हम बात समझ में आती है। द मोमेंट अगर आपने ज्यादा लोन लेना शुरू किया, अगर आप ज्यादा लोन ले रहे हो, तो हम क्या मानेंगे, हम इनकम टैक्स वाले ये मानेंगे कि इसमें आपका एक्स्ट्रा बेनिफिट हो रहा है, तो हम टैक्सेबल कर देंगे। तो टैक्सेबल कितने तक नहीं करेंगे, इनकम टैक्स की नजरों में अगर आप 20,000 रुपए तक का अगर लोन लेते हो, तो वो आप जेन्युइन और इमरजेंसी पर्पस के लिए लेते हो, तो उस उतना तक 20,000 रुपए तक का लोन अगर आपने इंटरेस्ट फ्री लिया या कंसेशन रेट पे लिया, तो हम उसको एग्जेम्प्ट कर देंगे। लेकिन अगर आपने 20,000 रुपए से ज्यादा का लोन लिया आपके एम्प्लॉयर से, तब हम उसको आपका बेनिफिट मानेंगे और टैक्सेबल भी मानेंगे, आपकी इनकम में उसको हम ऐड कर देंगे और आपसे टैक्स भी ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा चीज है, ये एग्जाम में आ भी सकता है। इंटरेस्ट फ्री या फिर कंसेशनल लोन, या फिर कंसेशनल लोन ऑफ एन अमाउंट, ऑफ एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग, नॉट एक्सीडिंग, किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ₹20,000, 20,000 रुपए से ज्यादा का लोन नहीं होना चाहिए, तो आपको ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है,
अब बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभी का जो पीरियड चल रहा है आप देख रहे हो मैक्सिमम लोग एक नए पद्धति पर काम कर रहे हैं जिस पद्धति का नाम है WFH। कोई मुझे बताएगा इसका फुल फॉर्म क्या है? जी हाँ, इसका मतलब है, आपने सही पहचाना, वर्क फ्रॉम होम। बट भैया काम कैसे करेंगे? आज की दुनिया तो पूरी डिजिटाइज हो चुकी है, हम काम कैसे करें? तो कोई बात नहीं, ये लो भैया, आपको मिलता है आपकी कंपनी की तरफ से एक शानदार एक लैपटॉप, या फिर आपको मिलता है आपकी कंपनी की तरफ से एक डेस्कटॉप। ठीक है, तो अगर आपके आपके कंपनी की तरफ से एम्प्लॉय को मिलता है लैपटॉप या कंप्यूटर, तो हम उसको क्या करेंगे? उसको भी एग्जेम्प्ट मानेंगे। समझ में आ गया? तो इसको हम कैसे लिखें? इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कुछ, कंप्यूटर और लैपटॉप, कंप्यूटर और लैपटॉप गिवन, मतलब सिर्फ दिया है, वो याद रखेगा एक इंपॉर्टेंट चीज, नॉट ट्रांसफर्ड। वो उसके नाम पे ट्रांसफर नहीं कर दिया, वो सिर्फ दिया है। जब आप नौकरी छोड़ के जाओगे वापिस कर देना हमको लैपटॉप, समझे? तो हाँ, गिवन है, गिवन टू एन एम्प्लॉय, टू एन एम्प्लॉय। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपने उसको दिया है लैपटॉप या डेस्कटॉप, तो इट मे बी पॉसिबल वो पर्सनल काम भी करे उसमें, ऑफिशियल काम भी करे, तो इस चीज को आप पता नहीं कर पाओगे। तो हेंस यहाँ पर क्या बोल दिया कि भैया ये चाहे आप ऑफिशियल पर्पस के लिए दो, या आप उसको वो उसको चाहे ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज करे या पर्सनल यूज करे, डजंट मैटर, कुछ फर्क नहीं पड़ना। समझ में आ गया आपको? वेरी गुड। अब मान लीजिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और बेनिफिट क्या मिल सकता है यहाँ पर? आप लोग देखिए कि आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि कल आगे चल के जब आप कहीं पर नौकरी करोगे तो आपको ये सब ध्यान में होना चाहिए कि यस, ये सब बेनिफिट हम कंपनी से मांग सकते हैं। द मोमेंट आपका इंटरव्यू होगा आपके एचआर के साथ, तब आप ये सब चीज को डिस्कस करोगे कि आप जो मुझे सैलरी दे रहे हो तो उसमें क्या क्या दोगे, परक्विजिट्स कितना दोगे, टैक्सेबल वाला कितना दोगे, एग्जेम्प्ट वाला कितना दोगे, तो ये सब बात आपको पता होना चाहिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, थोड़ा सा पेशेंस और बनाए रखिएगा, थोड़ा सा क्लास को हम और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, और क्या हो सकता है? ट्रैवलिंग फैसिलिटी टू एम्प्लॉइज ऑफ रेलवेज और एयरलाइन। जी हाँ, ट्रैवलिंग फैसिलिटीज टू एम्प्लॉइज ऑफ रेलवेज और एयरलाइन। जी हाँ, रेलवे अपने कर्मचारियों को क्या करता है? ट्रैवलिंग का फैसिलिटी देता है, और वो कंप्लीटली एग्जेम्प्ट होगी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और क्या हो सकता है? अगर आप हाई कोर्ट के जज हो या सुप्रीम कोर्ट के जज हो, तो आपको आपके घर से आने जाने के लिए, कहीं और जाने के लिए आपको गाड़ी का सुविधा कराया जाता है, जिसे हम कहते हैं कन्वेंस, जिसे हम कहते हैं कन्वेंस। अगर इसकी आपने अरेंजमेंट कर दी, दैट इज कन्वेंस फैसिलिटी टू जज ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, तो वो उनके जज के बिहाफ से एग्जेम्प्ट होंगे। उनको नो डाउट बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन एग्जेम्प्ट होंगे। समझ में आ गया? जी हाँ, अब आते हैं, मान लीजिए आपके कुछ नेता लोग मतलब, अगर आप जो पार्लियामेंट के कुछ ऑफिशियल हैं, या यूनियन मिनिस्टर हैं, या ऑपोजिशन का लीडर हैं, अगर उनको आप रेंट फ्री फर्निश्ड रेसिडेंस देते हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। जी हाँ, लिखिए इसके अंदर, देख रहे हो हमारे नेता लोग क्या क्या लेते हैं, खुद ही लॉ बनाते हैं, खुद बेनिफिट लेते हैं, सब सोची समझी साजिश है इन लोगों की, पब्लिक का पैसा से मस्ती मार रहे हैं लोग। रेंट फ्री फर्निश्ड रेसिडेंस, सब कुछ आपको देंगे, आपसे रेंट भी नहीं लेंगे, बड़ा सा बंगला दे देंगे आपको, लो भैया मजे मारो। ये पब्लिक के पैसे का थोड़ा सा यहाँ पर गलत इस्तेमाल हो रहा है, कि उनको देना, छोटा मोटा घर देते उनको, लेकिन उनको घर भी दे, बंगलो जैसा चीज देते हैं उनको, जिसका रेंट भी लाखों में होगा, लेकिन उनसे रेंट फ्री। नालायक सरकार। तो रेंट फ्री फर्निश रेसिडेंस, यस, इंक्लूडिंग द मेंटेनेंस, इंक्लूडिंग मेंटेनेंस, प्रोवाइडेड टू, किसको दे रहे हो? प्रोवाइडेड टू
एन ऑफिशियल ऑफ पार्लियामेंट, या फिर अ यूनियन मिनिस्टर, एन यूनियन मिनिस्टर, या फिर लीडर ऑफ ऑपोजिशन, लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी इन पार्लियामेंट। तो अगर ऐसे लोगों को आपने अगर रेंट फ्री फर्निश्ड रेसिडेंस दिया तो वो भी उसके लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा। समझ में है आपको? बस और कुछ ही देखेंगे, थोड़ा सा और है। अगर मान लीजिए ये बहुत ही पॉपुलर है, यस ये वाला बहुत ज्यादा पॉपुलर है, कि अगर बहुत सारे आप देखोगे कंपनियां क्या करती हैं अपने एम्प्लॉय लोगों को घर से ऑफिस तक आने के लिए और ऑफिस से घर तक जाने के लिए कैब का सुविधा देती है ना, कन्वेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, तो वो भी आपका क्या हो जाता है, एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो देखिए इसको, कन्वेंस फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू, कन्वेंस फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉई to cover the journey, to cover the journey between office एंड रेसिडेंस, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, इस चीज को कवर करने के लिए अगर आपने कन्वेंस सुविधा प्रोवाइड करी है तो यस वो आपके इनकम में क्या है, आपके लिए परक्विजिट्स है और वो एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट। अब मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि एक एम्प्लॉय उसका ट्रांसफर हो जाता है, वो जब दूसरे नई जगह पे जाता है तो उसको तुरंत ही घर नहीं मिलता, तो वैसे केस में क्या करती है कंपनी, उसको टेम्पररी होटल में रुका देती है। ठीक है, तो अगर होटल में रुका देती है तो ये भी क्या है, एक प्रकार से परक्विजिट्स है, उस एम्प्लॉय के लिए परक्विजिट्स है। लेकिन होटल में कब तक, तो भैया 15 दिन तक। जी हाँ, अगर 15 दिन तक अगर वो अपने एम्प्लॉय को एक होटल में रुकवाती है, उसका सारा पैसा कंपनी देती है, तो यस वो उसके लिए परक्विजिट होगा और वो एग्जेम्प्ट होगा। और ये जेन्यून है क्योंकि आप सडनली एक नए जगह पे जा रहे हो, आपको समय लगेगा उस जगह को थोड़ा देखने में, वहां अच्छा अपने घर खोजने में, तो इसीलिए 15 दिन तक आप होटल में रहिए, कंपनी देगी उसका पैसा और आपके लिए भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा वो चीज। ठीक है, अच्छा है, और ये आपको भी बहुत काम आएगा। देखिए, accommodation provided, accommodation provided on transfer of employee, on transfer of employee in a hotel, in a hotel for a period less than 15 days। जी हाँ, 15 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या लेस देन इक्वल्स टू लिखिए, लेस देन इक्वल्स टू 15 डेज इन एग्रीगेट। जी हाँ, इन एग्रीगेट। कंटिन्यूस 15 दिन हो ये जरूरी नहीं, कंटिन्यूस 15 दिन हो ये जरूरी नहीं। कभी कभी आप मान लो 5 दिन के लिए उस लोकेशन पे गए, वो जगह देखे, फिर वापस आ गए, फिर दोबारा से उस जगह पे गए, 2-3 दिन देखे, फिर वापस आ गए, ऐसे भी करके मैक्सिमम 15 दिन तक का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम चाहते हैं कि आप लोग अपना नॉलेज अपडेट करो, तो आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ो, आप लोग मैगजीन पढ़ो। ठीक है, कंपनी ऐसे चाहती है, तो पीरियडिकल्स और जर्नल्स, अगर इसके लिए कंपनी आपको कुछ बेनिफिट दे रही है तो वो आपका क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बट ये कैसा होना चाहिए, रिक्वायर्ड फॉर डिस्चार्ज ऑफ वर्क, डिस्चार्ज ऑफ वर्क, उनका काम से रिलेटेड मैगजीन वगैरह हो, वो ऐसा अगर प्रोवाइड करवा रही है तो यस वो एग्जेम्प्ट होना चाहिए, सीधी सी बात है। उसके बाद, उसके बाद आपका जैसा मान लीजिए कभी कभी आपका क्या होता है कि आप ना मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लोन लेते हो और वो इंटरेस्ट फ्री होता है, तो यस वो भी आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ये लास्ट आप लिख लीजिए, इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट।
अगर ये सब है तो यस ये आपका हो जाएगा एग्जेम्प्ट। समझ में आ गया आपको? तो ये थे हमारे कुछ ऐसे परक्विसाइट्स जो अगर आपको मिलते भी हैं तब भी आपको उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं देना, वो एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे हमारे डिफरेंट टैक्सेबल परक्विजिट्स के बारे में। तो चलिए आज के लिए टाटा बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। हैव अ गुड डे। वंदे मातरम। Thank you, sir. मोस्ट वेलकम।